सुनैना एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और वकील थी, लेकिन उसकी शादी अनपढ़ रमेश से हो जाती है। सुनैना को अपने पति और ससुराल से नफरत थी, लेकिन सुनैना और रमेश की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जिससे वो दोनों एक हो जाते हैं। आइए मिलकर देखते हैं वकील बहू और अनपढ़ पति की कहानी। शादी के बाद पहली रात थी और सुनैना अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहां पर रमेश आ जाता है। वो सुनैना के पास आकर बैठ जाता है। सुनैना जी, देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। सुनैना बिना देखे रमेश के दिए तोहफे को जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, और मुझसे दूर ही रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और ये शादी भी मेरी मर्जी के खिलाफ ही हुई है। कहाँ मैं इतनी पढ़ी लिखी वकील और कहाँ तुम बर्तन बेचने वाले गवार। मेरे तो नसीब खराब हो गए जो तुमसे शादी कर ली मैंने। फिर गुस्से में सुनैना रमेश को बहुत सुनाती है और रमेश चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनैना उसे इतना नापसंद करती थी। आखिर में सुनैना मुंह फेर कर सो जाती है। सुनैना जी तो मुझसे इतनी नफरत करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो यही बताया गया था कि ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हो रही है। दुखी होकर रमेश भी सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब रमेश की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने सुनैना काला कोट पैंट पहनकर तैयार खड़ी थी। अरे सुनैना जी, आप कहाँ जा रही हैं? दिखाई नहीं देता है क्या? ये कोट पैंट पहनकर कहाँ जाऊंगी? कचहरी जा रही हूँ। क्या? मगर आज तो हमारी शादी के बाद का पहला दिन ही है। आप आज कैसे जा सकती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? सुनैना कुछ कहती उसके पहले ही उसकी सास कमरे में आ जाती है। बहू, शादी के बाद अगले दिन बहुत सी रस्में होती हैं, जैसे पहली रसोई, मुंह दिखाई और भी बहुत कुछ। तुम आज कैसे काम पर जा सकती हो? वाह, तो अब मैं अपना काम छोड़कर यहाँ घर में बैठकर रोटियां बनाऊं? बढ़िया है। इसीलिए मैं एक पढ़ी लिखी घर में शादी करना चाहती थी, जहाँ कम से कम मेरे काम को समझने वाले लोग तो होते। अरे बहू, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सब तुम्हें और तुम्हारे काम को समझते हैं, मगर कोई भी ऐसे शादी के अगले ही दिन तो काम पर नहीं जाता है ना। ये तो गलत होगा। तुम बस आज रुक जाओ और कल से चली जाना। सुनैना को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपनी सास के आगे मजबूर थी, इसलिए उसे घर पर ही रुकना पड़ता है। सुनैना पैर पटकते हुए जाकर कपड़े बदल लेती है और साड़ी पहन लेती है। उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है और अब बारी थी रसोई की। बहू, सबके लिए खीर पूरी बना दो। मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं बताऊंगी, मुझे पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है। सुनैना के मन में अपने ससुराल और पति के लिए इतनी नफरत भरी थी कि उसे हर किसी में बस बुराई ही नजर आ रही थी। देखो तो कैसे मुझे ताना मार कर गई है कि मुझे कोई काम करना नहीं आता है। इन लोगों को बस रोटी बेलने के अलावा आता ही क्या है? बढ़िया है मुझे सुनाने वाले। लेकिन असल में जो सुनैना की सास ने कहा था वो सच था। सुनैना को घर का खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, और वो किसी तरह बस उल्टे सीधे तरीके से खीर पूरी बना देती है। इसके बाद सुनैना वो खाना ले जाकर सबके सामने रख देती है। ये लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। सुनैना जी, ये पूड़ियाँ, इनमें से तो तेल बह रहा है और खीर में कितना ज्यादा दूध है। चावल दिख ही नहीं रहा। जब रमेश खाने में कमियां बताता है तब तो सुनैना के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन वो कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी सास डांटते हुए रमेश से कहती है, क्या रमेश तू भी? बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो जैसा भी है चुपचाप खा ले, समझा? लेकिन अब सुनैना को और गुस्सा आने लगता है। मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि मैं घर के काम करूं और दूसरों के लिए खाना बनाऊं। समझ में आया तुम्हें? लेकिन तुम तो अनपढ़ हो और बर्तन बेचते हो। भला तुम्हें पढ़ाई की कीमत क्या ही पता होगी। सुनैना ये बोलकर गुस्से में अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी इन बातों से रमेश, उसकी माँ और पिता को बड़ा दुख होता है। माँ, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। चिंता मत कर रमेश, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए बस वो थोड़ा नाराज है हम सब से। लेकिन समय के साथ वो ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनैना अपने काम पर जाने लगती है, लेकिन अभी तक उसके मन में अपने ससुराल वालों के लिए नफरत भरी थी। वो सब सुनैना को खुश करने के लिए चाहे कुछ भी करते, सुनैना को सब कुछ बुरा ही लगता। एक दिन रमेश अपनी बर्तन की दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा था। अगर मैंने कुछ अच्छा किया होता और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी होती तो शायद सुनैना मुझसे खुश रहती।
मगर मैं एक नकारा बर्तन बेचने वाला बनकर रह गया। अब मैं क्या करूं उसे खुश करने के लिए? रमेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी दुकान पर उसकी माँ निर्मला आ जाती है उसके लिए टिफिन लेकर। अरे बेटा, क्या बात है, किस सोच में डूबे हुए हो? क्या बताऊं माँ, बस सुनैना के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक अच्छा उपाय है। क्या? वो क्या माँ? अरे बेटा, एक हफ्ते बाद करवा चौथ है और सब लड़कियां करवा चौथ के लिए खुश होती ही हैं और पति उनके लिए अच्छे तोहफे खरीदते हैं। तो एक काम कर, तू सुनैना के लिए आज ही एक सुंदर साड़ी खरीद कर ले आ और उसे करवा चौथ पर वो साड़ी पहनने को बोल। ये देखकर सुनैना जरूर खुश हो जाएगी। आखिर तोहफे पाना तो सब लड़कियों को पसंद होता है ना। हाँ माँ, ये अच्छा विचार है। सुनैना जरूर खुश हो जाएगी इससे। इसके बाद निर्मला रमेश को टिफिन देकर घर चली जाती है और रमेश दुकान बंद करके साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदने चला जाता है। वो एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर लेता है और उसे लेकर सीधा घर पहुंच जाता है। सुनैना, सुनैना, कहाँ हो सुनैना? सुनैना अपने कमरे में बैठकर कुछ फाइलें देख रही थी, लेकिन वो रमेश की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देती है। रमेश कमरे के अंदर आता है और सुनैना से कहता है, क्या सुनैना, कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं और तुमने जवाब ही नहीं दिया। मुझे तो लगा था कि तुम घर पर हो ही नहीं। मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। और क्यों बुला रहे हो मुझे? देखते नहीं मैं जरूरी काम कर रही हूँ? तुम्हारी तरह पूरा दिन दुकान पर बैठकर मक्खियां नहीं मारती हूँ। ये सुनकर रमेश को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी सुनैना से कहता है, ऐसे क्यों कहती हो सुनैना? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, एक तोहफा। क्या? कैसा तोहफा? रमेश सुनैना को अपनी लाई हुई साड़ी खोलकर दिखाता है और उससे कहता है, सुनैना, एक हफ्ते बाद करवा चौथ है और मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूं। तुम उस दिन यही पहनना। रमेश को लगा था कि सुनैना खुश होगी, मगर वो हंसते हुए कहती है, मैं, और वो भी ऐसी देहाती साड़ी पहनूंगी? कभी तुमने मुझे ऐसी साड़ियां पहने हुए देखा भी है? अरे मैं सिर्फ अच्छे मॉल से लाए हुए कपड़े पहनती हूँ, समझे? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे लिए ये करवा चौथ का व्रत रखूंगी? मैं पढ़ी लिखी हूँ और एक गंवार आदमी के लिए मैं ये कभी नहीं करूंगी। हाँ, कोई पढ़ा लिखा होता तो बात कुछ और होती। इतना कहकर सुनैना अपने काम में लग जाती है, लेकिन रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता चल चुका था कि सुनैना के मन में जो नफरत है वो कभी कम नहीं होगी, इसलिए वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उन सबकी जिंदगी बदल जाती है। अचानक से रमेश की बर्तन की दुकान पर छापा पड़ जाता है और वहां पर चोरी के गहने मिलते हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। पास की गहनों की दुकान से जो बड़ी चोरी हुई थी, वो सारे गहने तुम्हारी दुकान में मिले हैं। मगर मगर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस रमेश की एक बात नहीं सुनती और उसे थाने ले जाकर जेल में डाल देती है। जब रमेश के घर वालों को ये बात पता चलती है तो सब दंग रह जाते हैं। उसकी मां निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरा बेटा बेकसूर है। मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया और मुझे ये भी पता है कि तू हम सबसे कितनी नफरत करती है। मगर मगर इंसानियत के नाते बेटा उसका ये केस लड़ और उसे इंसाफ दिला दे। जब निर्मला रोते हुए अपनी बहू से ये सब कहती है तो सुनैना भी पिघल जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी नफरत की वजह से किसी बेगुनाह को सजा होने दूंगी। मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी। आप चिंता मत करिए, लेकिन तब तक रमेश को जेल में ही रहना पड़ेगा और आप सबको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं अब कोर्ट जा रही हूँ, आगे की सारी बातें वहीं से तय होंगी। ये सुनकर निर्मला रोने लगती है। अगले कई दिनों तक सुनैना केस लड़ती है। कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। जज साहब, रमेश जी बेकसूर हैं और उनकी दुकान में ये गहने किसी और ने रखे थे उन्हें फंसाने के लिए, और मेरे पास इसका सबूत है। क्या सबूत है? दिखाइए। सुनैना कोर्ट में एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो दिखाती है जिसमें दो लड़के रमेश की दुकान में गहने छिपा रहे थे, और इससे ये साबित हो जाता है कि रमेश वाकई में बेकसूर था। लेकिन उसे कौन फंसाना चाह रहा था ये बात कोई नहीं जान पाता। मगर जैसे तैसे केस बंद हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद रमेश सुनैना से कहता है, सुनैना, शुक्रिया। तुमने मेरा केस लड़ा और मुझे जेल से बाहर निकलवाया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन सुनैना गुस्से में कहती है, बस बस, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बल्कि इंसानियत के नाते किया, वरना मैं आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। कोई बात नहीं सुनैना,
चाहे कुछ भी हो, मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। रमेश ये कहकर वहां से घर चला जाता है और सुनैना कोर्ट में कुछ फाइलें देखने लगती है, लेकिन तभी उसे दो लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये सुनैना कैसे जीत गई? हमने इतनी अच्छी साजिश रची थी, उससे बदला लेने की और उसके पति को फंसाने की। उसने हमारे गुंडे दोस्तों को मारामारी में अंदर जो करवा दिया था। हाँ, किस्मत अच्छी थी उसके पति की, इसीलिए बच गया। लेकिन अपना बदला तो अभी भी अधूरा ही है। ये सुनकर सुनैना दंग रह जाती है। क्या? इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ? मेरी वजह से रमेश को जेल में रहना पड़ा? तभी दूसरा आदमी बोलता है। अरे वो छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके पति को ये सब पता चल गया था कि हमने उसे फंसाया और इस सब में उसकी बीवी की गलती थी। फिर भी अभी मैंने उसे बार बात करते हुए सुना और उसने सुनैना को कुछ नहीं बताया। है ना अजीब बात? हाँ, है तो सही। लगता है प्यार में पागल है बेचारा। फिर वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन पहले मुझे रमेश के पास जाना होगा। मैंने उनके साथ कितना गलत किया और वो लोग कितने भले आदमी हैं। कल करवा चौथ है और अब मैं उनके लिए व्रत भी रखूंगी और उनके लिए वो साड़ी भी पहनूंगी। अगले दिन सुनैना सुबह जल्दी उठ जाती है और व्रत रखती है। ये देखकर रमेश और उसकी माँ निर्मला दंग रह जाते हैं और पूरा दिन व्रत करने के बाद रात में सुनैना रमेश की लाई साड़ी भी पहनती है। रमेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए। लेकिन अब मैंने आपको अपना पति मान लिया है और अब मैं भी एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। ये सुनकर रमेश सुनैना को गले लगा लेता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.